बढ़ते कोरोना के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे कोरोना कार्यक्रमों की समीक्षा, फिर अयोध्या करेंगे कूच। यूपी पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल, पुलिस ने कराया थाईलैंड की युवती का अंतिम संस्कार, परिवारजनों ने वीडियो कॉल से किए अंतिम दर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी निजी अस्पतालों की मनमानी जारी, कोविड मरीजों के इलाज में नहीं दी जा रही कोई भी जानकारी। हरिद्वार में घाट के बाहर शव जलाने का आरोप, चंडी घाट शमशान के बाहर जले शव को नोचते दिखे कौए। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि, खेतों में बिछ गई बर्फ सी सफेद चादर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो गोरखपुर में थे 2 दिवसीय दौरे पर और आज वो अयोध्या कूच करने जा रहे हैं। अयोध्या में क्या करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? अयोध्या में जा करके कोविड के अस्पतालों का वहां पर निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वहां पर कार्यकारी सदस्यों के साथ आज उनकी अहम बैठक भी रहेगी। और क्या होगा इस बैठक में? कोरोना के ऊपर जितने भी उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं उन पर आज बात होनी है। और ये बातें बेहद अहम है क्योंकि एक तरफ राम मंदिर की गूंज है अयोध्या में, तो दूसरी तरफ कोविड के हॉस्पिटलों के लिए वहाँ पर त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होने वाला है किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ इन दोनों हालातों को मैनेज करते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रविवार की शाम गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सोमवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए गोरखपुर और बस्ती में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करेंगे। इसके पूर्व वो चरगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन अभियान का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री एम्स में निर्माणाधीन कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण करने जा सकते हैं। उसके बाद वो अयोध्या यानी कि फैजाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 11 बजे बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज जाएंगे। वो वहां पर कोविड वार्डों का निरीक्षण करने के बाद कॉलेज सभागार में जिले के अधिकारियों और गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के जिलों के अधिकारियों से वर्चुअल बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों मंडल में कोरोना संक्रमण को रोकने और पीड़ित लोगों के उपचार को लेकर के किए गए कार्यों की वो जानकारी लेने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। ये भी बताएंगे कि शासन स्तर पर क्या तैयारियां की जा रही हैं। इस बैठक में सभी जिलों में गठित टीम 9 के अधिकारी भी वर्चुअल जुड़ेंगे। मेडिकल कॉलेज में बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की पहल पर एम्स में विमान निर्माता कंपनी बोइंग द्वारा 200 बेड्स के आईसीयू युक्त अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में बैठक करेंगे और उसके बाद उनके किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि इंसानियत की एक ऐसी मिसाल आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने दर्ज की है जो इतिहास में दर्ज होने जा रही है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं थाईलैंड से आई उस लड़की की जिसका सौदा करके यहाँ पर उसको लाया गया था और उसका कोविड के चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करके इस बात को साबित कर दिया कि हम कहीं के भी हो, हम कहीं के भी निवासी हो, मगर जब इंसानियत की बात आती है तो यूपी किसी से पीछे नहीं है। क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थाईलैंड की युवती की 3 मई को मौत हो गई थी। साथ ही लोहिया अस्पताल में कोरोना संक्रमण के दौरान उसकी मौत हुई थी। यूपी पुलिस ने एम्बेसी से संपर्क किया। वहां से स्थानीय गाइड सलमान को अंतिम संस्कार के लिए जिम्मेदारी दी गई। पुलिस ने वीडियो कॉल के जरिए परिवारजनों को अंतिम दर्शन कराने के बाद संस्कार किया। इस संस्कार में सलमान भी मौजूद था। इसके बाद युवती की अस्थियां एम्बेसी को भेजने की तैयारी शुरू हो गई। इसी बीच शनिवार को सोशल मीडिया पर युवती की मौत का मामला रसूखदारों से जुड़े होने की वायरल खबर होने के बाद जांच शुरू हो गई। युवती के अस्पताल में दर्ज कराए गए पते का पड़ताल शुरू किया गया। हजरतगंज के जिस होटल में रुकने की बात कही गई थी, वहां पुलिस को उसके ठहरने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है।
हजरतगंज पुलिस का दावा है कि इलाके के सभी बड़े होटलों के एंट्री रजिस्टर्स को चेक किया गया है। इसके साथ ही होटल के बाहर और अंदर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें थाई युवती के आने जाने का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हालांकि पुलिस का दावा है कि होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन में किसी भी विदेशी शख्स के होटल में रुकने का सवाल ही नहीं उठता। अगर किसी भी होटल ने कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है तो उस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि उसने क्षेत्र के 10 बड़े होटलों के कर्मचारियों से पूछताछ भी की है, जो थाई युवती के ठहरने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर युवती शहर में कहां रुकी थी, जिसे पता कर पाने में कमिश्नरेट पुलिस नाकाम साबित हो रही है। युवती ने लोहिया अस्पताल में अपना हजरतगंज का पता दर्ज कराया था। उस आधार पर पुलिस ने हजरतगंज के सभी होटलों और गेस्ट हाउस के रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी कि वो किस होटल में रुकी थी। वहीं विभूतिगंज पुलिस ने युवती के लोकल गाइड को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया है। आपको बता दें कि थाईलैंड की पिथाटिडा टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। वो 28 अप्रैल को दिल्ली होते हुए लखनऊ पहुंची। 30 अप्रैल को उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद लोहिया अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया था, जहां 3 मई को उसकी मौत हो गई। विभूतिगंज पुलिस ने थाईलैंड की युवती के कॉल डिटेल्स के आधार पर रायपुर के अपने मित्र राकेश शर्मा से संपर्क किया। युवती की लखनऊ में मदद करने वाले गाइड सलमान का दावा है कि उसने राकेश के कहने पर ही उसकी सहायता की थी। पुलिस अब राकेश के जरिए हर पहलू को खंगाल रही है, जिसकी मदद से युवती को राजधानी में ठहराया गया था। वहीं सलमान की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें युवती से संबंधित खबरों को उसने नकारा है। हालांकि विभूतिगंज की पुलिस उसे पूछताछ के बाद थाने पर बुलाया है। साथ ही पुलिस की जांच और अब तक आए तथ्यों में से एक बात तो साफ है कि युवती थाईलैंड से लखनऊ खुद नहीं पहुंची थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि एक रसूखदार ने उसे अपने खर्च पर बुलाया था। सूत्रों का कहना है कि जिस सफेद पोश ने युवती को थाईलैंड से बुलाया, उसने अपने होटल में रुकने का इंतजाम कराया था। चर्चा इस बात की भी है कि युवती की मुलाकात किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी से कराई जानी थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता AP सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि दुनिया भर में चल रही महात्रासदी के बीच थाईलैंड से एक कॉल गर्ल बुलाई गई, जिसकी अब कोरोना से मौत हो गई। उन्होंने यूपी पुलिस को पोस्ट में टैग करते हुए राज्यसभा सांसद के पुत्र के खिलाफ निष्पक्ष जांच पर कड़ी कार्रवाई की चुनौती दी। समाज सेविका नूतन ठाकुर और उनके पति पूर्व IPS अफसर अमिताभ ठाकुर ने भी पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर को पत्र लिखकर युवती की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार कराने पर सवाल उठाया। नूतन ने FIR दर्ज कर सांसद के बेटे पर लगे आरोपों की जांच की मांग की। थाईलैंड की युवती की मौत के मामले में राज्यसभा सांसद और कारोबारी संजय सेठ ने यह कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में उसकी और उसके परिवार की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पुलिस से युवती की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच करने की मांग की। इसके लिए पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर को पत्र लिखा गया। उन्होंने जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की मांग की है। संजय सेठ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्ट करके मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले समाजवादी पार्टी प्रवक्ता IP सिंह ने ट्विटर पर इस तरह का एक ट्वीट किया, जिसे रामदत्त त्रिपाठी ने रीट्वीट किया है और एक तस्वीर के साथ कई बार वायरल किया। इसके स्रोत और उत्पत्ति के बारे में गहन जांच की आवश्यकता है। आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों में महेंद्र कुड़िया भी शामिल हैं। इस तरह की सामग्री के गलत पाए जाने पर ऐसे पोस्ट करने वाले और रीट्वीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की इस इंसानियत की मिसाल को आपने देखा और इसी के साथ आपने ये भी देखा कि किस तरीके से हमारे कुछ राजनेता देश को किस तरीके से बदनाम करते हैं और उनके इस बदनुमा दाग की वजह से देश की आन बान और शान कब तार-तार होती है, हर बार तार-तार होती है। मगर एक तरफ जहां पर कोविड के चलते इस युवती का निधन हुआ है, ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरीके से जो सजा है वो इस गुनहगार को दी जाती है, इसमें देखना दिलचस्प होने वाला है। बात हो रही है CM योगी आदित्यनाथ की। एक तरफ कहते हैं कि कोविड के नियमों का पालन किया जाए, अस्पताल जो है वो अस्पताल में जो मरीज वहां पर भर्ती हैं उनकी जानकारी उनके बाहर खड़े हुए परिवारजनों तक पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा हो पा रहा है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी में कोविड अस्पतालों में इलाज जांच को लेकर के अभी भी निजी अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। अधिकांश अस्पतालों की ओर से मरीजों के परिवारजनों को सेहत का फीडबैक नियमित नहीं दिया जा रहा है और इस तरह की स्थिति तब है जब खुद मुख्यमंत्री ने सुबह शाम मरीजों के इलाज की जानकारी परिवारजनों को देने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन की पहल पर भले ही बेड भरे होने और खाली होने की जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जा रही हो, लेकिन अब भी ऑफलाइन इसकी सूचना देने से निजी अस्पताल कतरा रहे हैं।
सही जानकारी न मिलने से मरीज के परिवारजनों की समस्या दूर नहीं हो पा रही। कागजों में भले ही जिला प्रशासन की ओर से अस्पतालों में भरे और खाली बेड की सूचना, मरीजों के सेहत का रोजाना फीडबैक दिए जाने का निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस दिशा में कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हो रही। इसमें अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में कोविड और नॉन कोविड मरीजों को घर में अस्पताल जाने के लिए अब निजी एम्बुलेंस में मनमाना किराया नहीं देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर तक बिना ऑक्सीजन सुविधा वाली एम्बुलेंस में 800 रुपए, ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस 1200 और वेंटिलेटर सुविधा वाली एम्बुलेंस में 2200 रुपए से अधिक किराया निजी संचालक नहीं ले सकते। रविवार को जिला अधिकारी प्रभु एन सिंह ने निजी एम्बुलेंस को अधिकतम किराया दर तय कर दी है। कोविड मरीजों से इलाज खर्च के तौर पर अस्पताल लाखों रुपए वसूल रहे हैं। दूसरी तरफ 1-1 किलोमीटर दूरी के लिए निजी एम्बुलेंस चालक 4 से 5 हजार रुपए ले रहे हैं। इन शिकायतों पर जिला अधिकारी प्रभु एन सिंह ने रविवार को निजी एम्बुलेंस के लिए जिले में किराया निर्धारित कर दिया है। बिना ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक 800 रुपए तय किए गए हैं। साथ ही अधिक दूरी पर 30 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लगेगा। इस तरीके से ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस के लिए तय दूरी से अधिक चलने पर 50 रुपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त और वेंटिलेटर एम्बुलेंस के लिए 100 रुपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया देना होगा। कोविड या नॉन कोविड मरीज को अस्पताल पहुंचाने पर एम्बुलेंस की वापसी का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। आपको बता दें कि तय किराए से ज्यादा मांगने और एम्बुलेंस की निगरानी के लिए डीएम ने एआरटी प्रवर्तन वंदना सिंह को नोडल नामित किया गया है। अधिक किराया वसूली की शिकायत आप 8630103485, एक बार फिर से सुन लें, 8630103485 पर दर्ज करा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देशों के बावजूद जो मनमानी है अस्पतालों की, वो अभी भी उसी तरीके से जारी है। एक तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है हर अस्पताल में, जहां भी आप जाएंगे, जहां भी कदम रखेंगे, हर जगह जो मरीज है वो आपको परेशान दिखेंगे। कहीं ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा है तो कहीं रेमडेसिवियर का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उसके बीच में मरीजों के परिवारजनों को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अपने मरीजों की देखरेख करने की। जी हाँ, लेकिन फिर भी अस्पतालों में कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर बाहर खड़े तीमारदारों को उनके मरीजों की जानकारी तक नहीं मिल पा रही है और इस वजह से कई मरीज अपना दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे में जब सरकार एक तरफ ये कह रही है कि कोविड के नियम पूरी तरीके से लागू हैं और अस्पतालों में किसी भी तरीके की कमी नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर सामने क्यों आ रही है, ये एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है। देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है और हर तरफ सिर्फ इसी बात की गूंज है कि आखिर कब देश दोबारा खुले में सांस ले पाएगा, कब हम इस मास्क को हटा करके इस वातावरण में सांस ले पाएंगे और कब हमारे मरीज ठीक हो पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि कुछ जगह कुछ ऐसे भी दृश्य सामने आ रहे हैं जिसने कोरोना की सच्चाई को और ज्यादा कड़वा कर दिया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां से कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई जिसने इंसानियत के साथ साथ हर उस इंसान को भी शर्मसार कर दिया जो घाटों पर लाशों को जला रहा है। तो कैसी हैं ये तस्वीरें और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार के चंडी घाट शमशान घाट के बाहर एक वीडियो रविवार को एक बार फिर से वायरल हो गया। पिछली बार जहां कुत्ते शव के अंगों को खा रहे थे, तो वहीं इस बार कौओं की ओर से अधजले शव के अंगों को नोचने की बात कही जा रही है। हालांकि शमशान घाट समिति ने इससे इनकार किया है। चंडी घाट शमशान घाट के बाहर कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमितों के शव को जलता हुआ छोड़ा गया था। अधजले शवों के अंगों को कुत्तों के नोचने की बात सामने आई थी और ये भी बताया गया था कि वहां पर कुत्ते मौजूद थे। इसके फोटोज भी वायरल हुए। इसके बाद मामले पर मुकदमा दर्ज कर अंतिम संस्कार शमशान घाट के अंदर किए जाने के निर्देश दिए गए थे। तो वहीं रविवार को एक बार फिर से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला दावा कर रही है कि चंडी घाट शमशान घाट के बाहर फिर से चिताएं जलाई जा रही हैं। इन शवों को अधजला ही छोड़ करके गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे अधजले शवों को कौवे नोच रहे हैं। दूसरी ओर चंडी घाट शमशान घाट की समिति के सचिव मान सिंह गुसाई ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि शमशान के बाहर कोई भी अंतिम संस्कार नहीं कराया जा रहा है। ये शमशान घाट को बदनाम करने की साजिश है। कोरोना संक्रमित 2 शवों का नगर कोतवाली पुलिस ने रविवार को एसडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर अंतिम संस्कार कराया। नगर कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि रविवार की सुबह बाबा बर्फानी अस्पताल से
सूचना मिली कि अस्पताल में भर्ती मरीज महेश जिनकी उम्र 55 साल है और उनके साथ एक अज्ञात की मौत हो गई है। इसके साथ ही जिला अस्पताल से भी सूचना मिली कि एक 60 वर्षीय अज्ञात की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को खड़खड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार कराया। उन्होंने ये भी बताया कि महेश के परिवारजनों को सूचना दी गई थी, मगर उन्होंने निर्धारित समय पर ना पहुंच जाने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस को ही अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया था। सप्त सरोवर में रविवार को 2 शव अलग अलग जगहों पर तैरते हुए मिले। इसकी वीडियो और फोटोज भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। वहीं पुलिस इसको लेकर के अनभिज्ञता जता रही है। नगर कोतवाल अमरजीत सिंह ने ये बताया कि उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। यदि कोई जानकारी मिलती है तो शवों को वहां से निकलवाया जाएगा और पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जहां एक तरफ अस्पतालों में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और लोग एक दूसरे के लिए जीवनदायिनी बनने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो यही लगता है कि ऐसे दौर में भी लोग इंसानियत भूलते हुए और जब एक शव के साथ इस तरीके की चीजें होती हैं तो बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि घाटों पर पूरी तरीके की सुरक्षा है, वहां जाकर के लोगों को एटलीस्ट अपने शवों के लिए, अपने परिवारजनों के शवों के लिए तो परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनके अंतिम संस्कार के लिए तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हरिद्वार जैसी जगह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। उत्तराखंड में मौसम बहुत सुहावना हो गया है। अब बारिशों का दौर वहां पर जारी है, हल्की हल्की फुहारों का दौर वहां पर जारी है। साथ ही कई जगहों पर बर्फ गिरने से मौसम और ज्यादा वहां पर सुहावना हो गया है। तो क्या है उत्तराखंड का मौसम, जानिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के कुमाऊं में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से फलों और फसलों का काफी नुकसान पहुंचा है। पिथौरागढ़ में रविवार को मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। लगभग आधे घंटे तक गिरे हुए ओलों से खेतों में सफेद चादर बिछ गई। ओलों से फलों और सब्जियों को काफी नुकसान हुआ। ओलावृष्टि से आड़ू, पूलम, आम, लीची सहित नींबू की प्रजाति की फलदार पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। इधर शाम 6:30 बजे के करीब हल्द्वानी में झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली। उधर चंपावत की लगिया घाटी क्षेत्र में रविवार की दोपहर तेज हवा के साथ ही बारिश हुई। इस दौरान जमकर ओलावृष्टि हुई। इससे कई जगह संतरे, नींबू, आलू, मिर्च, टमाटर और अन्य फसलों को नुकसान हुआ। बागेश्वर में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। कोंडा, दुगनाकुरी आदि तहसील क्षेत्रों में भी बारिश हुई। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और थंडरस्टॉर्म गतिविधियों से सक्रिय होने से एक बार फिर से मैदान से लेकर के पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदल गया। जहां राजधानी दून और आसपास के इलाकों में हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई और कुछ इलाकों में ओले भी पड़े, तो वहीं पर्वतीय इलाकों में कई इलाकों में बारिश होने के साथ बर्फबारी भी हुई। मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि अगले 24 घंटों में राज्य के पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की पूरी संभावना है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और थंडरस्टॉर्म गतिविधियों के सक्रिय होने की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदला हो सकता है। मैदानी क्षेत्रों में राजधानी दून में आसपास के इलाकों में जहां दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं हल्की बूंदाबांदी के साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। वहीं तापमान गिरने से मौसम सुहावना हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले 24 घंटों में राज्य में पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की भी पूरी संभावना है। दूसरी ओर मौसम के बदले हुए मिजाज के चलते राजधानी दून और आसपास के इलाकों में सुबह न सिर्फ तेज हवाएं चली, बल्कि आसमान में काले घने बादल उमड़ने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई। काले घने बादलों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही थी कि घनघोर बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार 1.5 घंटे तक मौसम का मिजाज बदला रहा और आसमान में घने बादल छाए रहे और कई जगह बादल भी छट गए। तो उत्तराखंड की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और निश्चित तौर पर आप भी इस समय उत्तराखंड जाना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन है इसीलिए अभी आपको घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है, अपनों का ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप जीवित रहेंगे तभी आप बाकी चीज़ों को भी एंजॉय कर पाएंगे और तभी आप बाद में वातावरण का भी लुत्फ उठा पाएंगे। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।